नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। यस, मुस्कान, आकांक्षा, शीतल, शिवानी, भानु प्रताप, पुष्पा, कुसुम, संदीप, मनीषा, विमला, रेणु, आंचल, मनीषा, नीलू, सौरभ, सोनू, मोनू, योगेंद्र, पूजा, शोभित, आरती कसौटिया, नामिका, ममता, प्रवीण, संदीप, प्रवीण राठौर, सोनाक्षी, देव, विपिन, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्ति अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कल आपका शुरू किया था संघीय कार्यपालिका यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव, और उसके अंदर सबसे पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था आपके राष्ट्रपति जी। तो हम राष्ट्रपति जी के बारे में प्यारे बच्चों बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। आप सभी लोग लाइव आ जाएं, सेशन के साथ जुड़ जाएं और फिर हम स्टार्ट करेंगे। आज प्यारे बच्चे, आपका आज क्लास शेड्यूल में नहीं थी। किसने कहा कि आज की क्लास शेड्यूल में नहीं थी? मैंने आपको कल बताया था कि क्लास आपकी रेगुलर होंगी, है ना? बताया था, ये चीज मैंने आपको कल बताया था। और प्यारे बच्चे, इवन मैं आपकी संडे को भी क्लास लूंगी और संडे को एक्स्ट्रा आवर्स में क्लासेस चलेंगी। मतलब आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा और उसका कारण ये है कि आपको पॉलिटी के बाद हिस्ट्री भी पढ़ना है। तो जब मैं पॉलिटी आपकी अच्छे से फिनिश करना चाहूंगी तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत होगी। अच्छे से खत्म हो, जल्दी खत्म हो। अब जल्दी खत्म करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपका सिलेबस जो है उसको फटाफट फटाफट कराने के लिए आपको शॉर्ट में करवा दूं, जी नहीं। एटलीस्ट अगर हम यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट ऐसे तो पढ़ें कि भाई वहां पर हमारी जो चीजें हैं वो हमें कवर हो जाएं, हमारे क्वेश्चंस बन जाएं। अगर पॉलिटी से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें कम से कम यहां पर उन सारे क्वेश्चंस के आंसर पता हो। ठीक है, चलिए तो फिर अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। और आपकी क्लास प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो आपका टॉपिक चल रहा था, बहुत सारे बच्चे रेगुलर क्लास में नहीं रहते हैं तो उनको पता नहीं चल पाता है। बेटा जी, टॉपिक चल रहा है आपका राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, और इसमें आज मुझे आपको पढ़ाना है आर्टिकल नंबर 54, क्योंकि आर्टिकल 52 और 53 मैं आपको कल बता चुकी हूं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 52 मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, आर्टिकल 53 मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। आज मुझे आपको पढ़ाना है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में क्या है प्यारे बच्चे, वो आप देखेंगे। तो आर्टिकल 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। क्या लिखेंगे आप? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। और बेटा, जब हम इसके बारे में बात करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जब हम देखेंगे यहां पर, तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन जब होता है तो उसमें कौन कौन भाग लेता है, ये आपको ध्यान रखना है। बेटा, बोर्ड पे आपका समय शो हो रहा है 2:37, है ना? ये गलत टाइम शो हो रहा है, इसको मैं आज ठीक करा दूंगी। लेकिन अभी 1:07 हो रहा है, अभी 1:07 हो रहा है। बिल्कुल लाइव क्लास है, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। बोर्ड पे 2:37 गलत समय आ रहा है, 1:07 अभी आपका हो रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, अब देखो यहां पर आगे चलते हैं हम। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, बेटा नवीन सर पढ़ाएंगे आपको हिस्ट्री, लाइव क्लासेस होंगी आपकी। ठीक है, अब सुनिए यहां पर, अगर मैं आपसे बात करती हूं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कि आप कहेंगे कि मैम संसद के दोनों सदनों के, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य कौन कौन से 2 सदन हैं? लोकसभा और राज्यसभा। ब्रैकेट में लिख देना, लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो लिखेंगे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट,
बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यहां पर भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर्स, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में बेटा जी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आप देखेंगे हर जगह एक वर्ड आएगा निर्वाचित, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स। लिखिएगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इनको आप क्या कहते हैं मैम? इनको हम कहते हैं एमएलएज, और इनके दोनों सदस्यों को हम कहते हैं एमपीज। तो एमपीज और एमएलएज यहां पर वोट देते हैं। उसके अलावा बेटा जी दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, ठीक है, लिखिएगा दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, इन तीनों की अगर हम बात करते हैं तो लिखिएगा इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनकी भी विधानसभाएं हैं। मैंने आपको बताया था कि 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनकी आपकी विधानसभाएं हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्यारे बच्चे आगे से ध्यान रखिएगा कि यहां पर अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखो पहले क्या था कि जो केंद्र शासित प्रदेश थे, जो आपके यूनियन टेरिटरीज थे, अगर हम उनकी बात करते हैं तो उनकी बात को आपको ध्यान रखना है कि यहां पर पहले इनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो यूनियन टेरिटरीज ने क्या किया? यूनियन टेरिटरीज ने यहां पर ऑब्जेक्शन किया, विरोध किया कि भाई जब आप यहां पे राज्यों को अधिकार दे रहे हो इलेक्शन का, तो हमें क्यों अधिकार नहीं दे रहे हो? आपको हमें भी अधिकार देना चाहिए। एटलीस्ट उन केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं को अधिकार मिलना चाहिए जहां पर आपकी विधानसभाएं हैं। तो उस समय पर जिस समय यह डिमांड की गई थी प्यारे बच्चे, तो दिल्ली और पुदुचेरी में ही केवल विधानसभाएं थीं। तो दिल्ली पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार किस संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो इनको मतदान का अधिकार दिया गया था 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। 70वां संविधान संशोधन 1992 किया गया और उसके बाद दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार दिया गया। और यह कहा गया कि अगर इन फ्यूचर कभी भी कोई भी केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा बनती है तो वो भी यहां पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकारी होगा। यानी आपके केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में जिनमें विधानसभाएं हैं वहां पर आपकी जो मतदान का अधिकार है राष्ट्रपति के लिए वो कब दिया गया? तो 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश कब बन गया? 31 अक्टूबर को। तो इसमें भी विधानसभा थी, इसीलिए इसको भी अधिकार मिल गया, क्योंकि 70वें संविधान संशोधन के द्वारा जहां पर भी जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा होगी वो यहां पर मतदान कर सकता है। अगर इन फ्यूचर जाकर
अगर मान लो अंडमान निकोबार में विधानसभा बन जाए तो अंडमान निकोबार के एमएलएस भी वोट करेंगे और सारे इलेक्टेड होंगे। ये आप ध्यान रखना कि केवल निर्वाचित सदस्य ही यहां पर वोट करते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आपके कौन कौन वोट करते हैं मैम? एमपीज वोट करते हैं और एमएलएज वोट करते हैं, लेकिन इलेक्टेड करते हैं, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन मतदान नहीं करता। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, कौन मतदान नहीं करता, कौन मतदान नहीं करता, है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे कि मैम एक तो नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करते, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करते मतलब हम कह सकते हैं मैम कि आपके यहां पर, एक मिनट, नॉमिनेटेड मेंबर्स यानी कि मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य जो होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं, वो यहां मतदान नहीं करते। दूसरा मैम विधान परिषद के सदस्य नहीं करते। विधान परिषद जैसे आपका सेंटर में राज्यसभा है, ठीक है, उसी तरीके से स्टेट में आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी लिखिएगा मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो इनके सदस्य भी यहां पर मतदान नहीं करते। ये क्लियरली आपको ध्यान रखना है। मनोनीत कौन होते हैं चुटकी? तो मनोनीत जो होते हैं वो होते हैं आपके प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो आपके कुछ सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्टली नॉमिनेट किए जाते हैं। ये आपको पता चलेगा जब मैं आपको राज्यसभा और लोकसभा पढ़ाऊंगी। मतलब जिनका इलेक्शन नहीं होता बल्कि डायरेक्टली उनके नाम राष्ट्रपति को दे दिए जाते हैं और राष्ट्रपति उनके नाम को अनाउंस करके उन्हें राज्यसभा का सदस्य घोषित करते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स आपके कहां कहां होते हैं? एक तो राज्यसभा में होते हैं और एक विधान परिषद में। क्या ये लोकसभा और विधानसभा में नहीं होते? लोकसभा और विधानसभा में पहले हुआ करते थे, अब नहीं होते, ठीक है। आगे चलिए, अब यहां पे हम बात करते हैं नेक्स्ट प्यारे बच्चे, आपका ये आपको समझा दिया है मैंने कौन कौन वोट नहीं करता। अब बात करते हैं आर्टिकल 55 की कि भाई आर्टिकल 55 में क्या है। तो इसमें दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, यानी मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। लिख लीजिएगा, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चे, और ये बात बहुत अच्छे से बताई थी कि आपको अगर मैं यहां पे ये बताने का प्रयास करूं कि जब मैंने आपको बताया था कि अगर एमपी और एमएलए वोट करते हैं तो इलेक्शन कैसा होता है, आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया था। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मैम अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, क्योंकि यहां पर जो वोटर्स होते हैं वो एमपी एमएलए होते हैं, जनता यहां पर मतदान नहीं करती है। तो जहां जनता मतदान नहीं करेगी वहां कैसा इलेक्शन होगा मैम? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन यहां पर होता है। और बेटा जी इसके अलावा इनके इलेक्शन में गुप्त मतदान होता है, यानी सीक्रेट वोटिंग होती है। सीक्रेट वोटिंग का क्या मतलब होता है? सीक्रेट वोटिंग का मतलब होता है कि कोई भी एमपी या एमएलए, कोई भी एमपी या एमएलए आपस में एक दूसरे को यह नहीं बता सकते कि उन्होंने किसको वोट किया है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर यहां पे एक ए एमपी है, बी एमएलए है, सी एमपी है, डी एमएलए है, ये सब एमपी एमएलए हैं, और इन्होंने अगर आपस में यह बता दिया कि इन्होंने किसको वोट दिया है, तो आप कहोगे कि मैम अगर इन्होंने आपस में बता दिया तो इनका वोट कैंसिल हो जाएगा।
ये आपस में ये नहीं बता सकते जब ये वोट करने के लिए बैठते हैं कि इन्होंने किस कैंडिडेट को, किस उम्मीदवार को वोट किया है। अगर बताया तो इनका वोट कैंसिल हो जाएगा, इनका वोट माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विधान परिषद के सदस्य होते हैं बेटा जी एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, गुप्त मतदान होता है यहां पर। आगे चलिए, अब बात करते हैं इलेक्शन का मेथड क्या होता है। तो देखो, लिखिएगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। ये तो हो गया हिंदी में। इंग्लिश में क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम and single transferable system and single transferable वोट सिस्टम। और बेटा जी जितने भी इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जितने भी भारत में आपके अप्रत्यक्ष मतदान होते हैं, उन सब में यही मेथड लगता है। जैसे ये वाला मेथड आपका कहां कहां लगता है, तो ये वाला मेथड बेटा मैं बार बार नहीं लिख पाऊंगी, राष्ट्रपति के लिए होता है। यही मेथड उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है। यही मेथड आपका राज्यसभा के लिए, और यही मेथड आपका विधान परिषद के लिए भी होता है, क्योंकि इन सब के ही इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि इन सब के ही मैम इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है एमपी और एमएलए में क्या अंतर होता है। एमपी बेटा जी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होता है, और एमएलए आपका विधानसभा का सदस्य होता है, और एमएलसी आपका प्यारे बच्चे विधान परिषद का सदस्य होता है। ठीक है, एमएलसी क्या होता है? विधान परिषद का सदस्य होता है। एमपी आपके सेंटर में होते हैं, एमएलए और एमएलसी आपके जो हैं वो स्टेट में होते हैं, यानी कि राज्यों में होते हैं। इन सबके इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे और इन सब के लिए यही मेथड होता है। ठीक है, इसके अलावा अब जब यहां पे हमने बात की है, तो आगे की तरफ हम यहां पे ये भी आपको बता देना चाहेंगे कि कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि मैम राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है तो राष्ट्रपति को जीतने के लिए कितने वोट की जरूरत होती है, या राष्ट्रपति के इलेक्शन में कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक होते हैं, ये भी हमें यहां पे पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, तो बेटा जी ध्यान से सुनिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में 50 आपके प्रस्तावक होते हैं, जिन्हें आप प्रपोजर्स कहते हैं, और 50 बेटा जी यहां पर अनुमोदक होते हैं, जिन्हें आप सेकेंडर्स कहते हैं। सेकेंडर्स, ये क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा है कि प्रस्तावक और अनुमोदक कितने होते हैं। अब ये होते क्या हैं? तो देखो, जब किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना हो तो इतना आसान नहीं होता है। ये प्रस्तावक और अनुमोदक वैसे मैं आपको आगे बताने वाली थी। ठीक है,
तो आप ध्यान रखेंगे कि प्रस्तावक और प्रपोजर्स कितने होते हैं, 50-50। मान लीजिए कि अगर कोई भी प्रेसिडेंट बनना चाहता है, कोई भी इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो उसको कितने 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। और ये 50 प्रस्तावक अनुमोदक कौन होते हैं? ये बेटा जी एमपीज भी हो सकते हैं और ये एमएलएज भी हो सकते हैं। वही एमपी एमएलएज जो कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करते हैं, उनमें से कम 100 लोगों का सपोर्ट आपको राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए। उसके लिए आपको कितने लोगों का सपोर्ट चाहिए? आप कहोगे कि मैम 100 लोगों का। 50 वो लोग होंगे जो राष्ट्रपति के नाम का प्रस्ताव लाएंगे कि भाई हम इनको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, और 50 वो लोग होंगे जो उसको अप्रूवल देंगे, जो उसको बोलेंगे कि ठीक है। और ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज होता है यहां पर, ठीक है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में जब हम बात करते हैं तो कितने प्रस्तावक कितने अनुमोदक हो गए, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए एक जमानत राशि भी ली जाती है। जमानत राशि, जिसे आप कहते हो बेल अमाउंट। और ये जमानत राशि हर एक उस कैंडिडेट से, हर एक उस उम्मीदवार से ली जाती है जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा होता है। और ये कितनी होती है? 15,000 रुपए। और ये करनी होती है बेटा जी डिपॉजिट। कहां पर करनी होती है? आरबीआई के पास। आरबीआई के पास, ठीक है, यानी जमा करनी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो जमानत राशि है ये जब्त हो जाती है। जब्त होने को कहते हैं सीज्ड। और ये जब्त कब होती है? जब किसी उम्मीदवार यानी कि कैंडिडेट, जब किसी उम्मीदवार यानी कि कैंडिडेट, इंग्लिश यहां लिख रही हूं मैं, कैंडिडेट को कुल वैध मतों का यानी टोटल वैलिड वोट्स, कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं होता। यानी इतना मिनिमम वोट होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट के पास इस अमाउंट को बचाने के लिए। अगर वो इतना भी वोट नहीं ले पाता है तो प्यारे बच्चे उसकी बेल अमाउंट को आरबीआई वापस नहीं करता है, और ये पहले से ही पता होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि मैम राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसको जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? तो बेटा जी इसमें जीतने के लिए लेना पड़ता है कुल वैध मतों का यानी टोटल वैलिड वोट्स, इनका लेना पड़ता है बेटा जी 50% + 1। यानी मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं, एक ए कैंडिडेट है एक बी कैंडिडेट है, तो और मान लीजिए कि टोटल वोट पड़ते हैं 1000, तो 1000 का 50% + 1 कितना होगा? 501। तो इतना वोट जिसको प्राप्त हो जाएगा वो यहां पर राष्ट्रपति का इलेक्शन जीत जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चे अगर उसे अपनी बेल अमाउंट बचानी है तो फिर 1/6 वोट उसको अचीव करना होता है। इतना तो उसको प्राप्त करना ही होता है। प्रेमा राम कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में हार जीत नहीं होती। क्यों नहीं होती? हमेशा होती है भाई। आपके 2 कैंडिडेट्स तो हमेशा ही रहते हैं, और जब 2 रहेंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से सुनो, एक बच्चे का क्वेश्चन आ गया कि ये 54 में है कि 55 में है ना? 54 में निर्वाचक मंडल है शिवम, 55 में निर्वाचन की पद्धति है। और अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो ये आपका जो है अलग से है। ये ना 54 में है ना 55 में है। मैंने आर्टिकल लिखा ही नहीं है यहां पर। कहां लिखा है मैंने यहां आर्टिकल? बताओ शिवम। अग्रहारी। आप हमेशा आपके नाम के आगे अग्रहारी नहीं एग्रेशन हारी लिखना चाहिए।
क्योंकि आप जब भी कमेंट करते हो ऐसा करते हो कि अग्रहारी, है ना, और ये किस में आएगा, तो मैम ये आर्टिकल 58 में आएगा। अब आपने ये पहले क्यों बता दिया? क्योंकि बच्चे का प्रश्न आ रहा है। मैंने कहां लिखा इसमें 54 या 55? लिखा ही नहीं मैंने। तो आप इतना एग्रेसिव क्यों हो जाते हो? अनुमोदक प्रस्तावक मुझे बताना ही है, तो मैंने यहां बता दिया आपको। तो आगे से मैं आपको अग्रहारी नहीं, एग्रेशन हारी कहूंगी, है ना, क्योंकि आप जब भी कमेंट करते हो ऐसा कमेंट करते हो कि मतलब ऐसा लगता है कि बस टीचर पे लेके डंडा और बस टूट जाना चाहिए, मुझे पिटाई करनी चाहिए टीचर की। तो ये हो गया बेटा जी आपका जीतने का, बता दिया मैंने कितने प्रस्तावक कितने अनुमोदक होते हैं। प्रस्तावक और अनुमोदक प्यारे बच्चे आर्टिकल 58 का पार्ट है, ये लिख दीजिएगा इनके आगे, आर्टिकल 58। ठीक है, आगे चल सकते हैं, आगे चल सकते हैं बच्चा, आगे चलिए। तो 54 आपने पढ़ा, 55 आपने पढ़ा, अब आपको पढ़ना है कि 56 क्या होता है मैम, है ना। 56 आर्टिकल में क्या है? तो आर्टिकल नंबर 56 इसमें दिया गया है बेटा जी राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल लिखिएगा टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब ध्यान से सुनना, अब ये ध्यान से सुनना बेटा। अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आप एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि सिंपल तो हम सबको पता होता है कि 5 इयर्स होता है ना। अगर हमसे कोई पूछेगा टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट कितना होता है, तो आप कहोगे कि मैम 5 इयर्स, ये तो हम सबको पता होता है। 5 वर्ष होता है मैम, लेकिन क्वेश्चन ये है कि किस दिन से शुरू होता है, किस दिन से शुरू होता है मैम, ये हमें बताइए। ठीक है, तो आप कहोगे कि मैम राष्ट्रपति के पद ग्रहण के दिन से, राष्ट्रपति के पद ग्रहण के दिन से। राष्ट्रपति के पद ग्रहण के दिन से मतलब जिस दिन वो अपनी पोस्ट पर बैठते हैं, जिस दिन वो अपने पद को ग्रहण करते हैं, यानी होल्ड द ऑफिस। क्या लिख सकते हैं मैम? होल्ड द ऑफिस। जिस दिन वो अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं, जिस दिन वो अपने पद पर बैठते हैं, उस दिन से 5 साल तक उनका कार्यकाल रहता है। आगे बेटा क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि क्या ये 5 वर्ष पूर्व, या सिंपल लिखेंगे कि ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, जिसे हम कहते हैं रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन कहते हैं, त्यागपत्र किसको देते हैं? तो बेटा जी ये उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्यागपत्र देकर 5 वर्ष से पहले भी अपनी मर्जी से अपने पद को छोड़ सकते हैं। ये इनकी अपनी मर्जी होती है। आ रहे हैं बेटा, सैलरी की भी बात करेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे कि मैम जिस दिन ये अपना, अगर उनको लगता है कि भाई 5 साल में काम नहीं कर सकता, तो वो 5 साल से पहले क्या कर सकते हैं? 5 साल से पहले त्यागपत्र दे सकते हैं। लेकिन किसको देंगे मैम? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा जी अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई जब ये उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देते हैं? तो ध्यान रखना, यहां पे ही लिखूंगी मैं, जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं, तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना
तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। क्यों देते हैं लोकसभा को मैम, क्या जरूरत है लोकसभा की? तो बेटा जी, लोकसभा जो होता है वो आपका जनता का सदन होता है, और जनता के सदन को यह पता होना चाहिए कि भैया कि आपके जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। तो यह क्वेश्चन भी बनता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह बन सकता है, और इसका आंसर आप देंगे, क्या राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, 5 वर्ष के बाद अपने पद पर रह सकते हैं, अपने पद पर रह सकते हैं? यस या नो, जल्दी बताओ। क्या राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद अपने पद पर रह सकते हैं? यस या नो? बच्चे ने कहा नहीं, कुछ ने कहा यस, कुछ ने कहा नो। तो बेटा जी लिखिएगा, रह सकते हैं यस, हां, जब तक कि उनका उत्तराधिकारी, अब मैम उत्तराधिकारी क्या उनका बेटा? नहीं बेटा जी, उत्तराधिकारी यहां पे भले ही सक्सेसर लिखना है हमें, लेकिन ब्रैकेट में लिखिएगा नए राष्ट्रपति, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, पद ग्रहण नहीं कर लेता। अगर 5 साल के बाद भी कोई न्यू प्रेसिडेंट नहीं बना है तो पुराने राष्ट्रपति उस पद पर रहेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप कहोगे कि मैम 5 साल के बाद भी रह सकते हैं अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देर होती है। देर क्यों हो सकती है? हो सकता है कि भाई यहां पर हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लग जाए, या कोई और कारण हो जिसकी वजह से आपके राष्ट्रपति जी का इलेक्शन ना हो पाए। तो जब तक इस पर न्यू प्रेसिडेंट नहीं आएंगे तब तक पुराने प्रेसिडेंट इस पोस्ट पर रहेंगे। एक ये क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन ये भी तो है कि क्या राष्ट्रपति को 5 वर्ष के पहले उनके पद से हटाया जा सकता है? बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन के फॉर्म में ही मैं आपको बता रही हूं चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम हमारा, क्या राष्ट्रपति को 5 वर्ष पूर्व, बिफोर 5 years, बिफोर 5 years उनके पद से हटाया जा सकता है? उनके पद से हटाया जा सकता है? यस या नो? अगेन यस या नो? बच्चा कह रहा है यस मैम, हटाया जा सकता है ना। ये यहां पे क्यों लिखवा रही हूं मैं ये सारी चीजें, ताकि आपको याद रहे। तो आप क्या कहेंगे? हां, यस। किसके द्वारा? आर्टिकल 61 महाभियोग के द्वारा, महाभियोग द्वारा, बाय द इम्पीचमेंट, बाय द इम्पीचमेंट आप इनको इनके पद से हटा सकते हो। महाभियोग के द्वारा मैम इनको हटाया जा सकता है। अब बच्चा कहेगा महाभियोग क्या होता है? महाभियोग क्या होता है ये भी तो बताइए मैम। तो आप देखिएगा यहां पर
अब क्योंकि महाभियोग की बात आई है तो हम महाभियोग को पढ़ लेते हैं। हेडिंग दीजिएगा आर्टिकल 61 महाभियोग, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट, सबसे पहले महाभियोग चलाने का आधार क्या होता है, ग्राउंड। किस आधार पे हटाएंगे राष्ट्रपति जी को? तो आप कहेंगे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन, या आपको एक वर्ड मिलेगा अतिक्रमण, या आपको एक वर्ड मिलेगा अतिक्रमण। यानी जब राष्ट्रपति, प्यारे बच्चे, जब राष्ट्रपति जी आपके यहां पर आपके जो संविधान है उसके खिलाफ जाकर काम करते हैं, ठीक है। अरमान, पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है बेटा। लाइन से पढ़ाऊंगी तो लाइन से नहीं पढ़ा पाएंगे आर्टिकल्स को, अभी तो बहुत सारे आर्टिकल्स ऊपर नीचे होंगे, ये पढ़ने का तरीका नहीं है। आर्टिकल 61 यहां पे क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि कार्यकाल डिस्कस कर रहे हैं और आप शायद आपने मतलब लेवल नहीं देखा अभी, क्योंकि हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है महाभियोग की प्रक्रिया किस किस आर्टिकल में है, बच्चा सिर्फ आर्टिकल 61 पढ़ता है, लेकिन 56 भी इससे रिलेट है, 56 भी बेटा इससे रिलेट किया गया है। एक मिनट, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आपका ऐसे नहीं हो सकता कि अभी तक जैसे हम आर्टिकल सीक्वेंस में पढ़ रहे थे तो वैसे ही हम पढ़ते जाएंगे, जी नहीं। आर्टिकल्स ऊपर नीचे होंगे आपके। अब तो मैम हमें सीक्वेंस में दोगी? हां, अलग से मैं आपको सीक्वेंस में दूंगी पूरे आर्टिकल्स। तो बेटा जी पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका बहुत अलग होता है। आपको जो आर्टिकल्स हैं वो सीक्वेंस में मैं एक अलग पीडीएफ दूंगी, लेकिन यहां पे अगर आप कहोगे कि सीक्वेंस में पढ़ाते चले जाओ तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति से अलग आर्टिकल्स रिलेट हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट से कुछ आर्टिकल रिलेट है, कैसे पढ़ा दूंगी सीक्वेंस में बताओ भाई। आपका आर्टिकल 62, 63 किससे रिलेट करेगा? आपका उससे 63 किससे रिलेट करेगा? उपराष्ट्रपति से। अब बीच में मैं उपराष्ट्रपति तो पढ़ाऊंगी नहीं भाई, 63 मुझे स्किप करना पड़ेगा क्योंकि उपराष्ट्रपति एक अलग टॉपिक है, ठीक है बेटा। तो ये सारे बच्चों के लिए था। अब आगे सुनिए, तो आधार क्या होता है? संविधान का उल्लंघन, या हम कह सकते हैं संविधान का अतिक्रमण। मैम इसका हम कह सकते हैं यहां पर आधार होता है महाभियोग का। और महाभियोग प्यारे बच्चे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये कैसी प्रक्रिया है? तो बेटा जी ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। यानी यहां पर आपकी लोकसभा और राज्यसभा कुछ न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करती हैं। जैसे न्यायपालिका काम करती है वैसे ही यहां पर लोकसभा और राज्यसभा काम करती हैं। कुछ शक्तियां वो न्यायपालिका की यूज करती हैं, अभी आपको पता चल जाएगा कैसे। तो ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया प्यारे बच्चे होती है। अब आता है कि जो महाभियोग है, ठीक है, महाभियोग, तो इससे रिलेटेड जो प्रस्ताव होता है, इसमें क्वेश्चन बनता है कि महाभियोग प्रस्ताव कहां पेश होगा? पेश होने को कहते हैं बेटा जी इंट्रोड्यूस्ड, कि आपका महाभियोग कहां पर पेश होगा? महाभियोग का प्रस्ताव, मोशन ऑफ इंपीचमेंट कहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है? यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो आप कहोगे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से कि मैम संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में, इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट,
संसद के किसी भी सदन में इसे पेश किया जा सकता है। यह जरूरी नहीं कि इसको लोकसभा में या इसको राज्यसभा में ही पेश किया जाए, जहां पर भी चाहे इसको उसके सदस्य पेश कर सकते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या होता है मैम, इसका प्रोसेस क्या होता है? तो हम एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं बेटा, सुन लो। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं, और एग्जाम्पल मैम हम लेंगे कि महाभियोग का जो प्रस्ताव है, महाभियोग का प्रस्ताव यानी मोशन ऑफ इंपीचमेंट, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो मोशन ऑफ इंपीचमेंट। मान लीजिए कि इसको हमने करना है या इसको किया गया लोकसभा में पेश, इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, लोकसभा में पेश हुआ। अब लोकसभा का पहला काम क्या होगा जब वो इसे पेश करेगी? डिटेल से पढ़ा रही हूं, ध्यान से सुन लीजिए। तो आप कहोगे कि मैम हमने माना कि इसे लोकसभा में पेश किया गया है, तो लोकसभा का सबसे पहला काम क्या होगा? लोकसभा का बेटा जी सबसे पहला काम होगा कि वो क्या करेगा? राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला काम होगा राष्ट्रपति को सूचना यानी कि नोटिस देना, नोटिस। और ये जो नोटिस दिया जाएगा, लिखिएगा आपका 14 दिन पहले, 14 दिन पूर्व, बिफोर 14 डेज, बिफोर 14 डेज। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले यह नोटिस दिया जाएगा कि भैया तुम्हारे खिलाफ इंपीचमेंट आ रहा है, महाभियोग आ रहा है। और बेटा जी ये जो नोटिस दिया जाएगा ना, इस नोटिस पर लोकसभा के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, 1/4 मेंबर्स का क्या चाहिए? सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर ऑफ 1/4 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ऑफ लोकसभा। लोकसभा के 1/4 सदस्यों का इस नोटिस पर क्या होना चाहिए? सिग्नेचर। अगर मैम ये नहीं मिला 1/4 का सिग्नेचर तो नोटिस जाएगा ही नहीं, प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसेस को स्टार्ट करने का एक तरीका है। और अगर आप मुझसे पूछने लगो कि ये राज्यसभा में होता तो ये काम फिर राज्यसभा करती, फिर मैम ये काम राज्यसभा करती। ठीक है, तो अब आप यहां पे ध्यान रखेंगे कि पहला काम होता है भैया, अब मान लो कोर्ट है, कोर्ट भी पहले क्या भेजता है? नोटिस भेजता है। अगर किसी के खिलाफ कोर्ट में केस होता है तो कोर्ट उसको क्या भेजता है? नोटिस। तो यहां पे जो भी हाउस महाभियोग का प्रस्ताव लाएगा उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो प्रेसिडेंट को नोटिस भेजे। तो प्रेसिडेंट को नोटिस भेजा जाएगा, 1/4 मेंबर्स का उस नोटिस पर सिग्नेचर चाहिए, जो भी सदन भेज रहा है। अगर मैम यहां पे राज्यसभा में पेश होता तो लोकसभा की जगह आप राज्यसभा लिख देते। ठीक है, आगे देखिए। अब यहां पे नोटिस भेजने के बाद क्या होता है? तो नोटिस भेजने के बाद में प्यारे बच्चे यहां पर नोटिस भेज दिया, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? पहला काम ये हो गया। दूसरा काम, प्रस्ताव लोकसभा में पेश होगा, प्रस्ताव लोकसभा में पेश। ठीक है, तीसरा काम क्या होगा? फिर यहां पर होगी प्रस्ताव पर चर्चा, डिस्कशन ऑन द मोशन। कौन करेगा प्रस्ताव पर चर्चा? तो भैया लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य इस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे कि भाई ये गलत है, सही है, ये आप बताइए। यहां पर ये यहां पर डिस्कशन होगा। भाई जिस कुछ सदस्य इन पे ब्लेम लगाएंगे, कुछ कहेंगे कि भाई ये चीज सही नहीं, तो यहां पे डिस्कशन होगा। और डिस्कशन होने के बाद क्या होगा मैम? डिस्कशन होने के बाद प्यारे बच्चे अगर यहां पे सबको सहमति लगती है, ठीक है, तो डिस्कशन होने के बाद में लिखिएगा, एक मिनट, कौन सा पॉइंट होगा ये? चौथा होगा। फिर प्यारे बच्चे यहां पर प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित, 2/3 बहुमत से पारित होगा।
यानी पास्ड विद 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत के साथ ये यहां से प्रस्ताव क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद क्या होगा मैम, उसके बाद में ये प्रस्ताव बेटा जी 5वां काम होगा, राज्यसभा में पेश होगा। ये कहेंगे राज्यसभा में जाएगा। फिर 6ठा काम होगा मैम, राज्यसभा में ये पेश होगा, इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। सेम चीजें होंगी, ठीक है, सेम चीजें होंगी। कहां जाएगा ये, राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में ये पेश होगा। और प्यारे बच्चे यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, अगर मैं आपसे यहां पर बात करती हूं तो फिर यहां पे जब राज्यसभा में पेश होगा तो इसी हाउस में, अब यहां पे आपका जो राज्यसभा है, यहां पर राज्यसभा क्या करेगा, एक इन्वेस्टिगेट हाउस की तरह काम करेगा, सॉरी इन्वेस्टिगेशन हाउस की तरह। यानी ये क्या होगा, एक जांचकर्ता सदन। और ये किस चीज की जांच करेगा, ये जांच करेगा राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप, राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप सही है या गलत, आरोप सही है या गलत। एक तो इस चीज की जांच करेगा कि लोकसभा ने जो ब्लेम लगाए हैं, जो आरोप लगाए हैं, वो सही है या गलत हैं, ये यहां पर चेक किया जाएगा। ठीक है, चेक किया जाएगा। और इसके लिए क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति को अपने पक्ष में बोलने का मौका दिया जाएगा। जैसे आपका कोर्ट क्रिमिनल से पूछता है कि भाई तुमने यह अपराध किया है या नहीं किया है, अगर राष्ट्रपति नहीं आ पाते हैं तो राष्ट्रपति अपनी जगह किसी व्यक्ति को भी यहां भेज सकते हैं। तो ये सारा काम कहां पर होगा, राज्यसभा में। अब राज्यसभा ने इन्वेस्टिगेट कर लिया सारी चीजों को, है ना। अब यहां पे क्या होगा, राज्यसभा में भी चर्चा होगी। और अगर राज्यसभा में चर्चा होने के बाद पता चलता है कि आपके राष्ट्रपति जी जो हैं उन पर जो आरोप लगे हैं वो सही हैं, तो राज्यसभा में भी क्या होगा, प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित, 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा। अगर आरोप सही है तो, ब्रैकेट में लिख लेना, अगर आरोप सही हैं तो यहां पर प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा, राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। एक क्वेश्चन बच्चा बहुत पूछता है, वो भी लिख लो। आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया। अब मेरा आपसे एक प्रश्न और है। बच्चा कह रहा है अगर राज्यसभा में पहले पेश हो तो बेटा जी आ जाओ यहां पे। अगर ये राज्यसभा में पेश होगा तो जहां लोकसभा लिखा है वहां राज्यसभा लिख दो, और जहां राज्यसभा लिखा है वहां लोकसभा लिख दो, हो गया। अब मेरा एक प्रश्न है, अगर आप मान लीजिए यहां पर अगर राज्यसभा प्रस्ताव पारित ना करे तो क्या होगा, क्योंकि मुझे पता था अगला क्वेश्चन यही आएगा बच्चे को, और आ रहा है। भाई राज्यसभा प्रस्ताव कब पारित करेगी,
बताइए यहां पर, अगर जहां आप ये कहना चाह रहे हो कि राज्यसभा में पेश हो, तो जहां लिखा है लोकसभा वहां कर दो राज्यसभा, और जहां लिखा है राज्यसभा वहां कर दो लोकसभा। सेम प्रोसेस होता है चाहे किसी भी सदन से स्टार्ट हो। क्या हो जाएगा? वेरी गुड विक्की मैम, अगर ऐसा होगा तो प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा, प्रस्ताव आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा ने ये कह दिया कि प्रेसिडेंट की कोई भी गलती नहीं है। प्रस्ताव वही समाप्त हो जाएगा और प्रेसिडेंट नहीं हटेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका आर्टिकल 56 के साथ आर्टिकल 61 का मैचिंग, कि किस तरीके से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अब जैसे कोर्ट यहां पे इन्वेस्टिगेशन करवाता है पुलिस से, तो देखो आप क्या राज्यसभा कर रहा है ना, इसीलिए इसको कहते हैं क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। अगर प्रस्ताव पास नहीं हुआ, महाभियोग वहीं खत्म। मान लो लोकसभा में ना हो, तो लोकसभा में भी नहीं होगा तो प्रस्ताव, यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोनों सदनों से स्पेशल मेजॉरिटी से आपका प्रस्ताव पारित होना बहुत जरूरी है। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव का पारित होना बहुत जरूरी है बेटा। एक एक पॉइंट जो आपके दिमाग में आ सकता है मैं आपको बताती हूं। ठीक है, आगे चलिए। अब हमें कौन सा आर्टिकल पढ़ना था मैम? अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 57। और इसमें क्या है, बच्चा पूछ रहा था अभी मुझसे थोड़ी देर पहले कि कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, यह बच्चे का प्रश्न था। तो लिखिएगा यहां पर राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। इसमें है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। बच्चा कह रहा है 2 बार, जी नहीं, आपके देश में कितनी भी बार बन सकते हैं। शुभम कह रहे हैं 2/3 ना मिले तो बेटा फिर प्रस्ताव पास ही नहीं होगा, और प्रस्ताव पास नहीं होगा तो प्रस्ताव खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, देखिएगा यहां पर ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, आपके यहां पर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? लेकिन उसको मैम हर 5 साल पे इलेक्शन जीतना पड़ेगा। कोई लिमिट नहीं है। आप जो बोल रहे हो ना 2 बार, वो लिमिट है आपकी अमेरिका में। अमेरिका में एक व्यक्ति 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, बच्चा कह रहा है कि कितनी उम्र तक? बेटा जी जब तक मर नहीं जाते तब तक बन सकते हैं। आपके यहां पर मैक्सिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट नहीं है। 2 बार वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका का है, भारत का नहीं जी। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि अमेरिका में कितनी बार बन सकते हैं, तो बेटा अमेरिका में केवल 2 बार, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ये 2 बार वाला कॉन्सेप्ट आपका चलता है अमेरिका में। और आपको मैं ये बता दूं कि आपके अभी तक एक राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लिखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये कौन थे? मैंने आपको बताया था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपके यही थे। और बेटा अभी तक यही आपके ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस पद को 2 बार ग्रहण किया है। ये राष्ट्रपति रहे थे 1950 से 1962। एकमात्र भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने इस पद को 2 बार ग्रहण किया है। 2 बार ग्रहण किया है, केवल अभी तक यही है।
और किसी ने नहीं किया है। सोनी कह रही है अगर इनको महाभियोग से हटाया जाए तो दोबारा बन सकते हैं। जी हां, बिल्कुल बन सकते हैं अगर वो इलेक्शन को जीत जाते हैं। बेटा जी, पीएम का मैक्सिमम एज नहीं होता, प्रेसिडेंट का नहीं होता, एमपी का नहीं होता, एमएलए का नहीं होता, आपका सीएम का नहीं होता। सीएम कितनी बार बन सकते हैं? कितनी भी बार। पीएम कितनी बार बन सकते हैं? कितनी भी बार। एमएलए कितनी बार बन सकते हैं? कितनी भी बार। एमपी कितनी बार बन सकते हैं? कितनी भी बार। आपके यहां पर मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज इनके लिए नहीं है। मैक्सिमम एज होती है जजेस के लिए, उनके लिए मिनिमम एज नहीं है, उनके लिए मैक्सिमम एज है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही हैं जो अभी तक आपके 2 बार इस पद पर बैठे हैं। ठीक है, अब आपका आर्टिकल 57 हो गया। अब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं राष्ट्रपति राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति बन कैसे सकते हैं? एक ये क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आता है। आर्टिकल 58, राष्ट्रपति की योग्यताएं। राष्ट्रपति की योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट। तो क्या क्या योग्यताएं होती हैं? बच्चा कह रहा है कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नहीं गोविंद बेटा, 5 वर्ष होता है। आपने 6 वर्ष कहां पढ़ लिया? ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं, आपका पहला लिखिएगा कि अगर कोई भी प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसे भारत का नागरिक बनना चाहिए, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए। आपका विदेशी राष्ट्रपति नहीं बन सकते, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चे, सेकंड, उसकी मिनिमम एज यानी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष लिखना। मैक्सिमम, अधिकतम कितनी होनी चाहिए? तो लिखना नो लिमिट। नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है मैम, नो लिमिट। मिनिमम है मैम, मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, दूसरा, उसके बाद लिखेंगे तीसरा क्वालिफिकेशन, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, इसका क्या मतलब है मैम? इसका मतलब है कि आपके यहां पर अगर आप में से कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है तो भैया सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसे किसी भी आपको ऐसे किसी भी जॉब में नहीं होना चाहिए जिसके लिए आपको सरकार के द्वारा सैलरी दी जाती है। लाभ का पद होता है एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब। आपके यहां पर एमपी, एमएलए जो होते हैं या फिर आपके जो उपराष्ट्रपति होते हैं या आपके गवर्नर, ये आपके ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट नहीं होते। ठीक है, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट नहीं होते हैं। तो लाभ का पद क्या होता है? गवर्नमेंट जॉब होती है। एमपी, एमएलए या फिर वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये लाभ के पद में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। स्टैटिक जीके की क्लास नहीं है ना आपकी, तो पढ़ लीजिए थोड़ा सा। तो लाभ के पद पर नहीं होते हैं। ठीक है, 7वीं कभी बेटा हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं। ठीक है, उसके बाद में चौथा होता है कि भैया दिवालिया नहीं होने चाहिए। डू नॉट इंसॉल्वेंट। डू नॉट इंसॉल्वेंट, जिन्हें आप कहते हैं बैंकरप्ट। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं बैंक से लोन लेते हैं और उसको नहीं देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग बैंक से लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद उसको देते नहीं है और देश छोड़ के भाग जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल विजय माल्या, जैसे एग्जाम्पल है प्यारे बच्चे विजय माल्या।
तो आप कहेंगे कि मैम विजय माल्या ने क्या किया था, बैंक से कर्जा लिया और बैंक को कर्जा दिए बिना फिर वो यहां से भाग गया, उसको बैंक ने वापस नहीं दिया पैसा। तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है जिसे हम बैंकरप्ट बोलते हैं, तो वो यहां पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन कभी नहीं लड़ सकता, अगर वो भारत का नागरिक है तब भी नहीं। दूसरा, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कि वो पागल ना हो। भाई पागल व्यक्ति को थोड़ी बना देंगे प्रेसिडेंट। डू नॉट अनसाउंड माइंड, डू नॉट अनसाउंड माइंड, पागल नहीं होना चाहिए। पागल व्यक्ति को हम प्रेसिडेंट नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद बेटा जी छठा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। ध्यान से सुनना इस लाइन को, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो लेकिन लोकसभा सदस्य ना हो, लेकिन लोकसभा का सदस्य ना हो। इसका क्या मतलब है मैम, इसका मतलब है बेटा जी कि आपके प्रेसिडेंट के पास में वही क्वालिफिकेशंस, वही योग्यताएं होनी चाहिए जो कि एक एमपी के पास होती हैं, मतलब लोकसभा के सदस्य के पास होती हैं, लेकिन वो लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्यों मैम, क्या इसका मतलब लोकसभा का सदस्य राष्ट्रपति नहीं बन सकता? बन सकता है, लेकिन अगर वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो पहले उसे लोकसभा के मेंबर के जो उसके पास पद है उससे त्यागपत्र देना होगा। क्यों मैम? क्योंकि एक व्यक्ति एक समय में एक ही पद पर रह सकता है, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति कई सारे पदों को ग्रहण कर ले। तो लोकसभा का मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी तो हो, बट नॉट अ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। यह भी आपको ध्यान रखना है कि केवल एलिजिबिलिटी की डिमांड की जाती है। अगर वो लोकसभा सदस्य है और वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो पहले उसे लोकसभा के सदस्य जो आपका उसका पद है, एमपी का जो पद है, वहां से त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो लेकिन लोकसभा का सदस्य ना हो। उसके बाद में इस चीज को आगे और भी डिफाइन किया गया है। ठीक है, यह कहा गया है कि अगर कोई भी, देखो यहां लिख रही हूं मैं, अगर कोई भी प्रेसिडेंट बनना चाहता है, प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो ध्यान से सुनना बेटा, यहां पे बहुत देर से, बनना चाहता है तो उसे एमपी नहीं होना चाहिए, उसे एमएलए नहीं होना चाहिए, उसे एमएलसी नहीं होना चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप कहोगे लेकिन मैम अगर हो तो लिखना, अगर है तो उससे राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के दिन से, अगर है तो उसे राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के दिन से जिस सदन का वह सदस्य था, जिस सदन का वह सदस्य था, वहां उसका पद रिक्त यानी कि वैकेंट माना जाएगा। क्योंकि मैंने अभी बोला कि एक व्यक्ति एक समय पर एक ही पद ग्रहण कर सकता है। ठीक है, यह है यहां पर आर्टिकल 58। अगर वो पहले एमपी एमएलए रहा हो तो लिखा तो है, कुछ भी रहा हो, एमपी रहा हो, एमएलए रहा हो, एमएलसी रहा हो, तो जिस दिन वो प्रेसिडेंट की पोस्ट को होल्ड करेगा
उस दिन से ही उसका पद यहां पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति एक समय पे एक ही पद पर रह सकता है, दो दो पदों पर नहीं। ठीक है, आगे देखिए 58 का हाफ पार्ट में आपको पहले बता चुकी हूं, अनुमोदक और प्रस्तावक। ठीक है, आगे आ जाओ, कुछ बच्चे कभी नहीं सुधर सकते। आर्टिकल कौन सा था ये? 58, 15। अच्छा, ये बात कहां पे की गई है? मैंने ये तो लिखा ही नहीं। ये बात की गई है बेटा जी आर्टिकल 59 में। आर्टिकल 59 लिख देना इसके आगे, आर्टिकल 59 में। ठीक है, तो आर्टिकल 59 हो गया। अब हमें पढ़ना है आर्टिकल 60, राष्ट्रपति की शपथ। ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को शपथ या राष्ट्रपति की शपथ। तो जब हम इनकी शपथ की बात करते हैं तो बच्चा बोलता है कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? तो इनको शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें आप सीजीआई बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा इनको इनके पद की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, इनको इनके पद की शपथ दिलाई जाती है। भैया वेतन की बड़ी चिंता है। लो एक तरफ मैं लिख देती हूं, सैलरी कितनी होती है, वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपए प्रति माह, पर मंथ इनको 5 लाख रुपए मिलते हैं। इसको भी डिटेल में आगे बताऊंगी, लेकिन बड़ी जल्दी है कुछ बच्चों को। ठीक है, तो आर्टिकल 60 में क्या है? इनकी शपथ। 61 हम पढ़ चुके हैं। अब 61 के बाद में अब हम पढ़ेंगे 62। 62 आर्टिकल 62, राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति। फुलफिल द वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति। लेकिन मैम, मुझे पता था कि मैं जैसे ही सैलरी की बात करूंगी तुम सीधा मुझ पे आ जाओगे कि मैम आपकी सैलरी कितनी है। बेटा मेरी सैलरी कितनी है या कितनी नहीं है तो मैं आपको ये बता दूं ना, काम चल जाता है, बढ़िया से जीवन चल रहा है, इतनी है। ठीक है, अब आप आगे पढ़ो। यहां पर आगे देखिए, राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति। लेकिन हमें यह तो बताओ कारण क्या है? कारण किस चीज का? रिक्ति का। तो रिक्ति का कारण क्या क्या हो सकता है मैम? पहला, महाभियोग हो सकता है, इंपीचमेंट हो सकता है मैम, इंपीचमेंट। दूसरा, त्यागपत्र हो सकता है मैम, रेजिग्नेशन, है ना। जब वो अपनी मर्जी से त्यागपत्र दे दें तो उनका पद खाली हो जाएगा। ये कब की बात है? जब राष्ट्रपति का पद बीच में ही खाली हो जाता है। या फिर मैम तीसरा हो सकता है, अगर आपके जो प्रेसिडेंट हैं उनकी डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, है ना। और नेक्स्ट में लिखिएगा अदर रीजन भी कुछ हो सकता है, मान लो वो पागल हो जाएं, ठीक है, अन्य कारण।
तो यहां पर कोई और भी कारण हो सकता है, मेन ये 3 कारण यहां पर होते हैं। ठीक, आगे देखिए, तो अन्य कारण भी यहां पर हो सकते हैं। अब यहां पे बात आती है कि भाई सबसे पहले तो जब किसी राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो अब आप बोलेंगे मैम रिक्ति की पूर्ति, फुलफिल द वैकेंसी कैसे होती है? फुलफिल द वैकेंसी, ये भी तो हमें पता होना चाहिए कैसे होगी फुलफिल। तो सबसे पहले बच्चा कहेगा मैम निर्वाचन करवाए जाएंगे, निर्वाचन द्वारा, बाय द इलेक्शन, बाय द इलेक्शन। लेकिन बेटा जी इलेक्शन होने के लिए कितना? कम से कम 6 माह का समय चाहिए, कम से कम 6 माह, यानी कम से कम 6 महीने लगते हैं किसी भी प्रेसिडेंट के, नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराने के लिए। तो कम से कम 6 माह के अंदर क्या होगा? कम से कम मैम नए प्रेसिडेंट हमें अगर बनाने हैं तो 6 महीने चाहिए। तो क्या 6 महीने तक प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली रहेगी? क्या 6 महीने तक प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली रहेगी? नहीं बेटा जी, 6 महीने के लिए लिखना कि जब तक प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो यहां पे क्या किया जाएगा? यहां पे एक होते हैं आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति जिन्हें आप कहते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट। और एक्टिंग प्रेसिडेंट का पद कब बनाया जाता है? जब राष्ट्रपति का पद, जब राष्ट्रपति का पद किसी कारण रिक्त होता है, रिक्त हो जाता है, तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और यह बात कही गई है बेटा जी आर्टिकल 65 में, यह बात कही गई है आर्टिकल 65 में कि अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो चुका है तो फिर आपके वाइस प्रेसिडेंट उस पोस्ट को होल्ड करेंगे एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट। ध्यान से सुनना। अब बच्चा पूछेगा कि एक्टिंग प्रेसिडेंट जो होते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति जी, इनका कार्यकाल कितना होगा, यानी अधिकतम बताना मैम। तो इनका जो मैक्सिमम टेन्योर होगा बेटा, मैक्सिमम टेन्योर वो होगा आपका 6 मंथ, 6 माह, क्योंकि 6 माह में नए प्रेसिडेंट आ जाएंगे। ठीक है, 63 में नहीं है ये वाली लाइन, 65 में है अरमान अली, 63 में है कि भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, आगे सुनिए। फिर बच्चा पूछता है इनका वेतन कितना होगा, इनकी सैलरी कितनी होगी? सेम 5 लाख रुपए ही होगी। वो सारी फैसिलिटीज इनको मिलेंगी जो एक राष्ट्रपति को मिलती हैं। फिर बच्चा पूछेगा कि इनको शपथ कौन दिलाएगा? तो बेटा जी इनकी शपथ सेम होगी, सेम ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की शपथ ही इनको लेनी पड़ेगी जो राष्ट्रपति पद पर ग्रहण करने, जो पद ग्रहण करने से पहले लेते हैं। और इनको शपथ कौन दिलाएगा? तो आप कहेंगे कि मैम इनको शपथ दिलाने वाले भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होंगे। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखोगे। लेकिन मैम अब हमारा एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, और वो क्वेश्चन क्या है कि आपने बोला अभी कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है, ये नहीं है, तो इनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में। लेकिन अगर ये भी ना हो तो, अगर इनका भी पद खाली हो तो क्या होगा मैम?
तो आप कहोगे कि मैम अगर इनका भी पद खाली होगा तो उसके बाद में बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन मैम अगर इनका भी पद खाली हो तो लिखिएगा मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। तब मैम ये बन जाएगा, तब मैम ये बन जाएगा। आप कहोगे अगर ये भी नहीं होगा तो ये तो होगा ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में टोटल आपके चीफ जस्टिस के साथ में जो जजेस वो होते हैं 34 टोटल। अगर केवल जजेस पूछोगे तो 33। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, और अगर ये दोनों नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्हें आप कहते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्या आज तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टिंग प्रेसिडेंट का पद ग्रहण किए हैं? जी हां, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में। देखो आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है। देखो 1967 से 1969 तक भारत के राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति पता है कौन थे? उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी हो गई बेटा जी डेथ। कब हो गई? 1969 में। कब बने थे? 67 में। तो मैम इनकी डेथ तो 2 साल बाद हो गई। उनकी डेथ तो 2 साल बाद हो गई। हां, तो जब डेथ हो गई तो क्या हुआ? पद रिक्त हो गया। अब पद रिक्त हो गया तो बताओ इसके बाद सबसे पहले किसको देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि पोस्ट वैकेंट हो गई, और उसके बाद मैम जब पोस्ट वैकेंट हुई तो हमें जरूरत पड़ेगी कार्यवाहक राष्ट्रपति की। और कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो मैम वो बनेंगे उपराष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति तो रहे नहीं। तो उपराष्ट्रपति कौन थे इस समय? वीवी गिरी। वीवी गिरी। अब वीवी गिरी ने बेटा कुछ समय के लिए इस पद को ग्रहण किया। नहीं, ये आर्टिकल 65 में नहीं है स्नेहा। आर्टिकल 65 में केवल इतना है, ये जो 2 लाइन है, जब राष्ट्रपति का पद किसी कारण रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। केवल ये 2 लाइन्स हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब यहां पे वीवी गिरी, इन्होंने कुछ समय के लिए तो इस पद पे काम किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने भी क्या दे दिया? इन्होंने दे दिया त्यागपत्र। इन्होंने रिजाइन दे दिया। अब मैम जब इन्होंने भी रिजाइन दे दिया तो कौन आ गया? तो उसके बाद में यहां पर इस समय इन्हों मैं इधर लिख रही हूं, आप नीचे लिख लेना। ठीक है, तो उस समय पर आपके सीजीआई थे एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला ये थे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया? कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। पद ग्रहण। और ऐसा करने वाले प्यारे बच्चे ये कौन है? भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश। लिख लेना, भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश, एकमात्र सीजीआई जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था 1969 में। एक ही क्लास में सब पढ़ लो तुम, है ना। एक क्लास में तुम चीफ जस्टिस की शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ, जो पढ़ा रही हूं वो मत पढ़ना, ये आदत होती है बच्चों की। ठीक है, तो ये आपका यहां पर ऐसा आज तक हो चुका है। ठीक है,
फिर देखो एक और बच्चा आ गया, आर्टिकल 63 छोड़ दिया। अभी तो बोला आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट से रिलेट करता है। वाइस प्रेसिडेंट नहीं पढ़ा रही हूं मैं आपको पढ़ा रही हूं प्रेसिडेंट। कहां से आ जाते हो, मतलब क्या दिमाग में रख के आते हो तुम, ये बताओ मुझे। ठीक है, अब आपका एक सुनिएगा, आर्टिकल 71 बहुत अच्छा आर्टिकल है, देखना इसमें दो लोगों की बात होगी, राष्ट्रपति और बेटा जी उपराष्ट्रपति, दोनों से रिलेट है ये आर्टिकल। इसमें कहा गया है अगर इन दोनों के चुनाव में कोई विवाद होता है, तो उस पर निर्णय कौन करता है, पहला क्वेश्चन। तो उस पे निर्णय कौन करता है। विवाद मतलब जैसे मान लो कि इनके इलेक्शन में हो जाए भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार हो गया, अब ये बात पता चल रही है बाद में, जब ये प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो डिसीजन कौन लेगा कि भाई विवाद आपका सही है या गलत है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहीं से बनता है आर्टिकल 71 से, अगर इनके चुनाव में विवाद सही पाया जाता है, तो इनके द्वारा किए गए कार्य वैध होंगे या अवैध, यानी वैलिड होंगे या इनवैलिड। एक क्वेश्चन बनता है ये, और दोनों का आंसर 71 में है। वेरी गुड। सुप्रीम कोर्ट करता है बेटा, उच्चतम न्यायालय। और इसका जो डिसीजन होता है इस मामले में वो अंतिम निर्णय होता है, फाइनल जजमेंट होता है इसका। इसके बाद आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, कोई बात नहीं अमर, इट्स ओके बेटा। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इनके चुनाव में विवाद, मतलब मान लीजिए इनके खिलाफ कंप्लेंट की है, जैसे मान लीजिए ए एक प्रेसिडेंट हैं और ए ने 2 साल तक काम कर लिया एज अ प्रेसिडेंट, तो 2 साल तक इन्होंने काम कर लिया, 2 साल बाद पता चला कि इनके इलेक्शन में तो करप्शन हुआ था, भ्रष्टाचार हुआ था। अब भ्रष्टाचार सही साबित हो गया, तो ए ने 2 साल तक जो काम किया वो वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा, बताइए। वो वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा, बताइए। लास्ट क्वेश्चन है ये। वैलिड होगा कि इनवैलिड? बच्चा कह रहा है इनवैलिड होगा, गलत बेटा जी, वैलिड होगा, वैध होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैम जब उसने काम किया तब उस पर कोई भी आरोप नहीं था। अगर किसी प्रेसिडेंट ने या वाइस प्रेसिडेंट ने जब काम किया था तब उन पर कोई करप्शन चार्जेस नहीं थे, उन पर जो करप्शन चार्जेस लगे हैं वो बाद में लगे हैं। तो उनके द्वारा जब वो उस पद पर थे, अगर मान लीजिए कि इनके चुनाव में विवाद सही पाया जाता है, उसके बाद भी इनके द्वारा किए गए काम इनवैलिड नहीं होंगे, वो वैलिड ही होंगे, वो वैलिड ही होंगे। ठीक है, वो वैलिड ही होंगे। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां।
राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां हम कल पढ़ेंगे। हर्ष का बड़े गुस्से में क्वेश्चन वो आ रहा है। हर्ष, अगर तुम मेरे सामने होते ना बेटा, है ना, तो तुम्हारी आज मैं खूब कुटाई करती ठीक से। कितनी बार बोल दिया कि बीच में जो आर्टिकल्स छोड़े गए हैं वो प्रेसिडेंट से रिलेट नहीं करते हैं। ठीक है, अब इनकी शक्तियां कौन कौन सी होती हैं बस वो लिखकर और फिर अपनी क्लास को ऑफ कर देना। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स कि एक क्वेश्चन को 10 बार पूछते हो और इस चीज का फायदा उठाते हो तुम कि तुम्हारी कुटाई नहीं होती है। कुटाई होती तो तुम नहीं करते। फिर लिख के जाना बेटा। सेकंड लिखिएगा विधायिका या विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स, पावर्स अब आप खुद लगा लेना। न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स, और मैं पीडीएफ से पढ़ाना शुरू करने वाली हूं आपको कल के बाद। कार्यपालिका शक्तियां, विधायिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, और एक लिखिएगा वित्तीय शक्तियां। बेटा जी इनके पावर्स के अलग अलग होंगे आपके आर्टिकल्स, कल लिखेंगे आर्टिकल्स। फाइनेंशियल पावर्स, वित्तीय शक्तियां। नेक्स्ट लिखिएगा सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर्स, मिलिट्री पावर्स भी होती हैं इनके पास। पावर्स बहुत सारी हैं लेकिन यूज नहीं कर सकते बेचारे, है ना। तो आप लिखेंगे कि विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां। एक लिखिएगा राजनयिक बोलते हैं इनको हिंदी में, राजनयिक या कूटनीतिक शक्तियां। इंग्लिश में बोलेंगे डिप्लोमेटिक पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स। और लास्ट लिखिएगा आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स, इमरजेंसी पावर्स। यानी आपातकाल भी हम प्रेसिडेंट के साथ ही खत्म कर देंगे। ये आज नहीं पढ़ पाएंगे बच्चे, है ना। दिमाग में उनके यही रहता है 1 घंटे की क्लास, लेकिन ध्यान रखना संडे 3-3 घंटे क्लास लगानी पड़ सकती है और तुम्हें अगर मेहनत करनी ही पड़ेगी सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है प्रिया, सारे आर्टिकल्स होंगे 85, 86, 87, 108, 123, 143 सब इनमें होंगे, इन शक्तियों में ये सारे होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।